के रिसोर्सेज जो है अवेलेबल होने चाहिए, उसका क्या रोल है हाई सपोर्ट नीड के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। जब हम फैमिली रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम लोग इन 3 कंपोनेंट को जो है फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। तो ये 3 कंपोनेंट है, उसी को फॉलो किया जाता है, उसी का हम लोग असेसमेंट करते हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे पेरेंट्स की इनकम क्या है। यहाँ पर जो है पेरेंट्स की इनकम की बात की जाती है कि अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए हाई सपोर्ट नीड के लिए, काफ़ी महंगे महंगे इक्विपमेंट आपने लिख कर दे दिए, क्या पेरेंट्स वो चीज़ ले सकते हैं, बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपने थेरेपीज़ लिखी हैं वो थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए इनकम जो रिसोर्सेज हैं कि उनके कैसे हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स या इंश्योरेंस। अगर गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में वो जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको मिल रही है, या इंश्योरेंस जो है उनको मिल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ठीक है फैमिली इनकम नहीं है, लेकिन अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि इस बच्चे हाई सपोर्ट नीड के लिए कि उसे असिस्टिव डिवाइस जो है वो जो है इसे लेना चाहिए, तो वो उस इंश्योरेंस के अंडर में कवर हो सकता है। क्या वो उनके पास है या नहीं है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कहाँ से उनको इनकम जो है प्रोवाइड हो सकती है, या कहाँ से भी जो भी हम इक्विपमेंट लिख के दे रहे हैं या एड्स लिख कर दे रहे हैं या टीचिंग मटेरियल्स लिख कर दे रहे हैं, क्या वो प्रोवाइड गवर्नमेंट के थ्रू हो पाएगा अगर उनकी इनकम अच्छी नहीं है तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी तभी आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। क्यों, अगर आपने महंगा कोई इक्विपमेंट लिख दिया, पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो आपकी प्लानिंग जो है ख़राब हो सकती है। या आपको जो है आपने लिख दिया कि इस इंश्योरेंस के अंडर में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, पर वो इंश्योरेंस जो है वो उस चीज़ को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर उस पेरेंट्स के पास वो है भी या नहीं भी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट आता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर आपका जो है होम कैसा है, बहुत बड़ा हो घर है, छोटा घर है, 2 रूम का है, 3 रूम का है, उनके घर में ड्राइंग रूम है, डाइनिंग टेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाना सिखा रहे हैं, पता लगे घर में डाइनिंग टेबल है ही नहीं, तो आप किस तरीके से प्लानिंग करेंगे। आप बच्चे को डाइनिंग टेबल सिखाया, बच्चा वो घर पर फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे अपनी लाइफस्टाइल जो है वो घर पर ही बितानी है, बाहर तो अभी नहीं बितानी है। तो अगर मैं हाई सपोर्ट नीड की बात करूं तो सबसे पहला उसका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे अपनी ज़्यादा टाइम जो है वो फैमिली वालों के साथ बितानी है। देन उसके बाद हम सोसाइटी और कम्युनिटी के ऊपर आते हैं। इसके अलावा घर में किस तरीके के असिस्टिव डिवाइस अवेलेबल हैं, क्या घर में रैंप अवेलेबल है, लिफ्ट अवेलेबल्स हैं, या फिर बच्चे के लिए जो है टॉयलेट जो है वो अडेप्टिव टॉयलेट है या नहीं है। तो इस तरीके के फिजिकल इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के रिसोर्सेज जो है घर पर अवेलेबल है। आप जो है अवेलेबल हैं अभी यहाँ पर जो है आप असेस करेंगे, वो इनकम के दौरान असेस होता है कि अगर हम कुछ लिख कर दे रहे हैं कि वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन फिलहाल आपका जो रिसोर्सेज हैं फिजिकल रिसोर्सेज की, तो वो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, यानी पेरेंट्स को जो है कितने अवेयर हैं, अगर बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके बारे में कितने अवेयर हैं, उसको उनकी कितने करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी नीड के बारे में, कंडीशन के बारे में कितनी नॉलेज है, उन्होंने कितनी ट्रेनिंग ले रखी है, कोई पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रखा है या नहीं ले रखा है, अपडेट है या नहीं है कि कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल हैं, किस तरीके की थेरेपीज़ उन्हें प्रोवाइड होनी चाहिए, क्या उनकी थिंकिंग है इस चीज़ को लेकर। तो ये सारी नॉलेज भी आपका एक पार्ट होती है असेस करने की, और ये असेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आपकी इस फील्ड में डाला गया है, क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग इसी बिहाफ पर होती है। आता है सपोर्ट सिस्टम। यहाँ सपोर्ट सिस्टम का कंपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम असेसमेंट भी इसी का करते हैं। अगर आपको असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तब भी आप ये लिख सकते हैं कि किस तरीके के कौन से जो सपोर्ट सिस्टम है किस तरीके का उसका असेस करना, या कंपोनेंट से रिलेटेड आता है तो भी आप यही लिख सकते हैं, पॉइंट्स आपका यही आएंगे। या फिर आपका जो है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चों को किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम जो है चाहिए होता है फैमिली के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। पहले हम फैमिली की बात करते हैं कि पेरेंट्स कैसे हैं, यानी पेरेंट्स जो हैं सिंगल पेरेंट हैं या दोनों पेरेंट हैं या डिवोर्स हुआ है पेरेंट्स का, तो हम पेरेंट्स का पहले पता करते हैं किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद सिबलिंग की बात करते हैं, भाई बहन है या नहीं है, क्योंकि अगर भाई बहन होते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट होने के चांसेस जो हैं वो स्पीड पे रहते हैं। अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट धीरे होता है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को देख जो है जल्दी सीखते हैं, तो इसका भी आपको पता लगाना इसलिए ज़रूरी होता है। उसके बाद एक्सटेंडेड फैमिली है या सिंगल फैमिली है, तो उसके बारे में फैमिली में कौन कौन है वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी सपोर्ट। यहाँ पर जो है कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि फैमिली जो है वो कितनी गेट टुगेदर्स पे जाती है, कितना फ्रेंड सर्कल है, कितना फैमिली मेंबर्स हैं या आसपास पड़ोसी हैं, आना जाना कितना है, कौन उनके घर में आता है, कितने लोग आते हैं, या आप लोग कितना जाते हैं, कि बच्चे का कितना ज़्यादा इंटरेक्शन हो रहा है नए लोगों से फैमिली मेम्बर्स के अलावा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट आ रहा है प्रोफेशनल सपोर्ट, यानी पेरेंट जो है वो बच्चे की नीड को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स के पास लेकर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। तो किन किन प्रोफेशनल्स का जो है बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है, थेरेपिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर के पास लेकर जा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट के वे में ही ये काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट NGO सपोर्ट, क्या किसी वेलफेयर से पेरेंट जुड़े हुए हैं, वहाँ से बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है। लीगल राइट या एडवोकेसी के लिए जो है बच्चे की किसी NGOs के साथ जुड़े रहना या किसी सपोर्ट ग्रुप के साथ, किसी नेटवर्किंग के साथ जो है जुड़े रहना या पेरेंट्स ग्रुप के साथ भी जुड़े रहना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है पेरेंट्स को करता है, इमोशनल सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है इमोशनल और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अभी जैसे पहले ही बोला कि पेरेंट्स नेटवर्किंग या सपोर्ट सिस्टम्स जो चल रहे हैं, सपोर्ट ग्रुप चल रहे हैं, उसके थ्रू जो है पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। जो स्कीम्स चल रही हैं उसके थ्रू बच्चों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स जो है फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो चाहे जो भी पेरेंट्स हैं उनको इमोशनल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनका मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहे वो बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका असर जो है बच्चों के डेवलपमेंट पर पड़ता है। तो पेरेंटल स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो है पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसके थ्रू मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट है। फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मिल सकती है, थेरेपिस्ट के थ्रू मिल सकती है, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जो एजुकेटर्स हैं या ट्रेनर्स हैं उनके थ्रू मिल सकती है, या सपोर्ट सिस्टम, पेरेंट नेटवर्क सिस्टम के थ्रू मिल सकती है। तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चे की ग्रोथ के लिए, पेरेंट्स की इमोशंस को, उनकी स्ट्रेस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से फैमिली के रिसोर्सेज या सपोर्ट को हम असेस कर सकते हैं, किस तरीके के मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरव्यू मेथड या क्वेश्चनेयर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पेरेंट्स से हम लोग सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस तरीके का फैमिली स्ट्रक्चर है, आपकी फैमिली कैसी है, वो जो है लॉन्ग फैमिली है यानी एक्सटेंडेड फैमिली है या स्मॉल फैमिली है, सिबलिंग है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चनेयर जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हुए। इसके अलावा हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम लोग घर में विजिट कर सकते हैं कि वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, किस तरीके का कल्चर जो है वहाँ पर फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे पास स्टैंडर्डाइज टूल भी हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग रिसोर्सेज को, सपोर्ट को हम लोग असेस कर सकते हैं। फैमिली नीड असेसमेंट या फैमिली रिसोर्सेज स्केल्स हैं जिसके थ्रू जो है हम लोग ये असेस कर सकते हैं कि फैमिली में किस तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है। इसके अलावा मेडिकल एंड एजुकेशनल रिपोर्ट, वहाँ पर जो है आप रिपोर्ट्स मंगवा सकते हैं प्रीवियस बच्चों की, तो उससे भी आपको कुछ रिसोर्सेज का जो है पता लग सकता है, क्योंकि पहले जहाँ असेसमेंट किया गया है तो वहाँ पर भी इन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चनेयर के थ्रू ये चीज़ों का पता लगाया गया होगा, तो हम आइडेंटिफाई उसके थ्रू भी यानी प्रीवियस रिकॉर्ड से भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस की। तो सबसे पहला फाइनेंशियल बर्डन जो है वो उनके ऊपर आता है, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज जो है या स्पेशल एजुकेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, असिस्टेड डिवाइसेस जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और सभी इंश्योरेंस जो हैं वो डिसेबिलिटीज़ की चीज़ों को कवर नहीं करते हैं। इनके लिए अलग से स्कीम्स आती हैं जो डिसेबिलिटीज़ की नीड्स को कवर करती हैं। ये जो है नेशनल ट्रस्ट के थ्रू जो है वो अधिकतर प्रोवाइड की जाती है, या NHFDC के थ्रू जो है प्रोवाइड की जाती हैं, और उनको लेना ईजी नहीं होता, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तो जो हर पेरेंट्स के पास पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है पेरेंट्स के लिए। उसके बाद अवेयरनेस की कमी, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ में जो है अभी भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लैकिंग है। आज हम इस फील्ड में हैं, अगर हमें बात करूँ कि इस फील्ड में जब तक हम नहीं थे हमें क्या पता था, हमें कुछ नहीं पता था डिसेबिलिटी के बारे में कि डिसेबिलिटी क्या है, उसको कवर करने के लिए अलग से कुछ स्कीम्स होती हैं या कहाँ जाना होता है उसको असेस करने के लिए, तो हमें कुछ नहीं पता। तो जब हम नहीं पता तो पेरेंट्स को कहाँ पता होगा। जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है वो तो फिर भी एक बार मैं बोलूँ कि नेट से जो है आजकल अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कहाँ से इन चीज़ों को समझेंगे, अवेयर होंगे। तो कहीं ना कहीं लैकिंग जो है अवेयरनेस की इसलिए देखने को मिलती है, या उसके रिसोर्सेज जो हैं वो कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, कौन से थेरेपिस्ट के पास जाना है, वो थेरेपिस्ट कहाँ मिलेंगे, कौन सा अच्छा, उसकी लैकिंग रहती है। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस जो है वो पेरेंट्स को झेलना पड़ता है। सोशल स्टिग्मा, आइसोलेशन, वो अपने बच्चों को दूसरों से डिफरेंट समझते हैं, दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से कटना शुरू कर देते हैं, या सोसाइटी का भी बुलिंग करना या टोंट कसना, या बार बार जाकर जो है क्वेश्चन पूछना कि आपका बच्चा ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्या किया था, तो जिसकी वजह से पेरेंट जो है आइसोलेट हो जाते हैं या सोसाइटी से कटना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा डेली लाइफ चैलेंजेस जो है वो आते रहते हैं कि अगर बच्चे को आपने सारा दिन साथ रखोगे तो काम कैसे करोगे, अगर काम करोगे तो बच्चों की केयर कैसे करोगे, या फिर फैमिली मेम्बर्स का जो है रोक टोक करना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो डेली लाइफ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बच्चे जो है एक दूसरे को देख कर लर्न करते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्पेशल हर चीज़ को ट्रेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो टाइम लगता है उन्हें सीखने में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल जो है पेरेंट्स जो है सहन करते हैं डेली लाइफ में। एक्चुअली क्लास आपको समझ में आई होगी, छोटी सी क्लास थी जिसमें आपको फैमिली रिसोर्सेज और सपोर्ट के बारे में बताया